Next we have laws of motion. So laws of motion is basically given by various scientists, and nowadays the popularly that we know Newton, which has given all the laws of motion. But in actual, Newton was not the first person who studied motion. Before that, in the starting, there was Aristotle, who first discovered the motion and its various types, and related to that, he has given some theories, but those theories were not foolproof, they were not sufficient. So then came Galileo, who made some modifications in the theories given by Aristotle, and finally came the Newton. तो न्यूटन सबसे लास्ट में आए थे, स्टार्टिंग एरिस्टोटल ने की थी, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी मोशन के बारे में उसमें कुछ खामियां थी जिसको गैलीलियो ने दूर किया, और फिर गैलीलियो के बाद आए न्यूटन। ठीक है, तो आज जो हम जानते हैं वो न्यूटन्स के लॉज हम सब जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना, क्योंकि इनका सबसे मेन रोल हो गया, न्यूटन का जो है सबसे मेन रोल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले बंदे हैं, सबसे पहले एरिस्टोटल ने शुरुआत की थी। तो क्या था एरिस्टोटल के लॉ क्या थे? तो एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एरिस्टोटल ने जो लॉ दिए थे मोशन के बारे में वो किससे रिगार्डिंग थे? यूनिफॉर्म मोशन से रिगार्डिंग थे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेयर एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो थ्रू आउट सेम रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो मोशंस होती हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है एरिस्टोटल ने कुछ लॉज दिए थे। क्या कहा था इन्होंने कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक कहीं ना कहीं उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये कहा था एरिस्टोटल ने। अब देखिए, जैसे ये एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। ये कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इसको मुझे फिक्स स्पीड पे लेके आना है, ठीक है ना, अभी मतलब यूनिफॉर्म मोशन में लेके आना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेयर एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। तो इसकी स्पीड फिक्स कब रहेगी? जब ये आदमी उसको उसी स्पीड से खींचेगा, मतलब एक ही स्पीड से जब उसको खींचता चला जाएगा तो इसकी स्पीड भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अब जैसे ही आदमी इसको छोड़ देगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो यही इन्होंने कहा था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, कि किसी भी बॉडी को, जैसे यहां पे ये क्या है? बॉडी है, तो किसी भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसको क्या है? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स हम हटा देते हैं, बॉडी जो है वापिस किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। ये तो कहा था एरिस्टोटल ने। अब आप इस बात से कितना सहमत हैं ये बताओ। तो इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, और उस कमी को पूरा किया था गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने बेसिकली क्या किया था? इनकी जो थ्योरी थी उसको गलत प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो एरिस्टोटल्स लॉ वाज फॉल्सिफाइड बाय गैलीलियो, ठीक है ना। गैलीलियो ने इनकी थ्योरी को थोड़ा सा गलत बताया कि ये इस तरीके से आप मत बोलिए, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल्स फोलेसी बोलते हैं। फोलेसी मतलब गलत साबित करना, ठीक है ना। तो उन्होंने गलत प्रूव कर दिया था एरिस्टोटल को, गैलीलियो ने। उन्होंने क्या कहा कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो गैलीलियो क्या कहते हैं कि ठीक है, मान लिया आपकी बात कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यहां तक तो वो बात मानते हैं। लेकिन आपका स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कंप्लीट कब होगा? कि कब तक जरूरत पड़ेगी उस एक्सटर्नल फोर्स की? जब तक कि रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इस चीज को कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली इफ
रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है ना, कि ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तभी जरूरत पड़ेगी जब वहां पे रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। अब रेजिस्टिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, रेजिस्टिव फोर्स होते हैं। रेजिस्टिव मतलब जो रुकावट पैदा करें, ठीक है ना, रजिस्ट करना, उसको रोकने की जो रुकावट पैदा करते हैं उनको हम रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली आप जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, अभी नए वर्ड आपके सामने आए ना, फ्रिक्शनल और विस्कस। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या है बेसिकली, तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन क्या होती है, तो इट इज़ द फोर्स डेट रेसिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो, अब जैसे मान लीजिए बक्सा है और इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो जब आप इसको खींचते हो तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जिस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में होता है वो सरफेस भी जो है इसके ऊपर एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ लगता है, दो सरफेस के बीच में, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ठीक है ना। तो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसके नीचे मैं टायर लगा दूं तो अब घर्षण क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा एरिया वो कम होगा। अब सिर्फ जो इस टायर के इस टिप पे जो टच करेगा वही सरफेस कांटेक्ट में आएगा, बाकी का तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या हो गई, फ्रिक्शन कम हो गई। अब इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आराम से घुमा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहाँ आती है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, तब फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी। अब अगर ये फोर्स ना लगाए, अगर ये कोई फोर्स ना लगाए, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी क्या, उस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब कब अपना रोल प्ले करती है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, ठीक है ना। जैसे ये फोर्स लगाना शुरू करेगा फ्रिक्शनल फोर्स भी तभी आएगी, ठीक है ना। तो वो होती है फ्रिक्शन। ऐसे विस्कस फोर्स होता है। विस्कस जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे शहद है, शहद के अंदर आप कोई भी चीज़ डालो, डिप करो उसके अंदर, जैसे ये दो एग्जांपल ले रखे हैं, वाटर ले रखा है, एक ये ऑयल ले रखा है, तो वाटर के कंपेरेटिवली ऑयल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ऐसे अगर इसके कंपेरेटिवली अगर मैं हनी ले लेता हूँ, शहद ले लेता हूँ, तो उसकी डेंसिटी और ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर मैं बॉल बेयरिंग डालूँ, ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन सी पहुँच जाएगी, पानी के अंदर जो डाला है वो जल्दी पहुँचेगी नीचे सरफेस पे, और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगाएगी। ऐसे अगर मैं शहद के अंदर अगर यही काम करता तो उसमें और ज़रा टाइम लगता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब विस्कस, ठीक है ना, विस्कोसिटी, जो फ्लूइड जितने ज़्यादा चिपचिपे होते हैं उनकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फ्लूइड्स के अंदर काम करता है ये। तो ये भी एक तरीका का फ्रिक्शनल फोर्स ही है, लेकिन ये कहाँ रोल प्ले करता है, फ्लूइड्स के अंदर। तो विस्कस फोर्सेस इज द फोर्सेस बिटवीन ए बॉडी एंड ए फ्लूइड मूविंग पास्ट इट in a direction so as to oppose the flow of the fluid past the object. Viscous force is an analogous in fluids of forces of friction. तो एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स ही है, लेकिन ये किस में लगता है, फ्लूइड्स में लगता है। तो जब फ्लूइड्स में लगता है तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, विस्कस फोर्स दे देते हैं। तो यहां पे भी क्या कर रहा है, इसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब जैसे बॉल है, ये बॉल बेयरिंग है, इसका वेट इतना ज़्यादा है कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें तो देखो स्पीड से चला गया, और इसमें ये स्पीड से नहीं गया, इसमें धीरे धीरे गया। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ना जो कि इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी तो इसकी स्पीड कम हो गई। और ये खुद जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है अपने वेट के हिसाब से। तो अब ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, तो इसका वजन ज़्यादा है, ये फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन क्योंकि ये फोर्स भी लगा हुआ है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वाटर के कंपेरेटिवली इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये स्लोली नीचे आएगा। तो ये होता है विस्कस फोर्स।